हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारी जीके गुरु टेक चैनल में। आपका स्वागत है। कहते हैं दोस्तों, सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते रहते हैं। आज की क्लास में हम सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए सॉल्व पेपर लेके आए हैं। 2010 से 2025 तक जितनी भी सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 अंक का पेपर होता है, जिसके हम सॉल्व पेपर लेके आए हैं। आज का 5वां सॉल्व पेपर है, जिसको संपूर्ण व्याख्या सहित हल कराया जाएगा। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, अगले पार्ट में हम अगले 50 क्वेश्चन कराएंगे। इस प्रकार दो पार्ट में हम एक सॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आज 5वां सॉल्व पेपर है। ये सॉल्व पेपर आपका 30 अप्रैल 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग का पेपर था। 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। जीके का पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है। सॉल्व पेपर को व्याख्या सहित हल करा रहे हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भी भाई बहन आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे क्या है वो उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी जांचने के लिए इन सॉल्व पेपरों को हल कर सकते हैं। इन सॉल्व पेपरों से हमें पता चलता है क्वेश्चन किस प्रकार से, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसी क्वेश्चन की प्रकृति आ रही है एग्जाम में। इस प्रकार से हम आज का 5वां सॉल्व पेपर है। 5वां सॉल्व पेपर है, इसमें 100 प्रश्न हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम 50 प्रश्न करा रहे हैं, अगले पार्ट में हम अगले 100 प्रश्न कराएंगे। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस वीडियो की PDF और भी महत्वपूर्ण PDF हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आ रहा है दोस्तों। ये द्वितीय श्रेणी PTI शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 2022 की। 30 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी। प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें 100 क्वेश्चन आए थे। 50 क्वेश्चन हल करा रहे हैं पहले पार्ट में हम। पहला सवाल दे रखा है आपका, निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? उदयवान सिंह, शोभाराम सिंह, तेज सिंह, मंगल सिंह। तो मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया था, वो गणेश पाल वासुदेव को नियुक्त किया गया था। गणेश पाल वासुदेव को नियुक्त किया गया था। इन किसी भी ऑप्शन में नहीं आया था दोस्तों। इसमें उपराज प्रमुख की राज प्रमुख थे, वो आपके उदयवान सिंह थे। राज प्रमुख थे वो आपके उदयवान सिंह थे। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुई थी, उपराज प्रमुख पूछा गया था, इसमें ऑप्शन में नहीं था। ये क्वेश्चन बोनस मिला था। उस समय परीक्षा हुई थी 2023 में, उस टाइम इसमें बोनस मिला था। उपराज प्रमुख थे वो आपके गणेश वासुदेव थे। कौन थे? गणेश वासुदेव थे। तो मत्स्य संघ था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें थीं। इनका उद्घाटन किया गया था वो 18 अप्रैल 1948 को। इन चारों रियासतों को मिलाकर के क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। इनका उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था, जिसके राज प्रमुख धौलपुर के उदयवान सिंह थे और उपराज प्रमुख थे वो आपके गणेश पाल वासुदेव थे। गणेश पाल वासुदेव थे उपराज प्रमुख। तो इसमें आपका कोई भी जवाब नहीं बनेगा। वैसे ये क्वेश्चन बोनस में मिला था, इसका बोनस अंक मिला था। अगला सवाल है आपका, निम्न में से रामसनी संप्रदाय की सिंगथल शाखा के संस्थापक कौन थे? दरियाव जी, रामचरण जी, हरिराम दास जी, रामदास जी। तो रामसनी संप्रदाय की सिंगथल शाखा थी, जिसके संस्थापक थे वो आपके हरिराम दास जी थे। हरिराम दास जी थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। रामसनी संप्रदाय की
4 शाखाएं थी। कितनी थी? 4 शाखाएं थी। एक सापरा थी जिसके संस्थापक थे रामचरण जी थे। रैण थी जिसके संस्थापक दरियाब जी थे। खेड़पा खेड़ापा जोधपुर में थी जिसके रामदास जी थे। और सिंगथल बीकानेर में थी जिसके हरिराम दास जी थे। तो इसमें ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका 1921 की चांद खैरी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन, दुधवा किसान आंदोलन, शेगावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो 1921 में जो चांद खैरी घटना हुई थी वो आपकी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में चित्तौड़गढ़ से में बेगार प्रथा के विरुद्ध हुई थी जिसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। जो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में आयोजित सभा में सेना द्वारा किसानों की झड़प में रूपाजी कृपाजी की मौत हो गई थी। तो बेंगू किसान आंदोलन जिसमें 2 किसान शहीद हुए थे वो हुए थे रूपाजी और कृपाजी। रूपाजी और कृपाजी जो किसान शहीद हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। गोविंदपुरा में आयोजित सभा चल रही थी जिसमें। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिचंद, दाऊदयाल शिवाचार्य, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल। तो आजाद मोर्चा का नेता नहीं था, वो नहीं था आपका दाऊदयाल आचार्य। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो आचार्य मोर्चा का गठन बाबा हरिचंद के द्वारा किया गया था 1942 में किया गया था। जयपुर प्रजामंडल में किया गया था। जयपुर प्रजामंडल में आजाद मोर्चा का गठन किया गया था 1942 में बाबा हरिचंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिचंद के द्वारा किया गया था। जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए किया गया था। इनके सहयोगी रामकरण जोशी और गुलामचंद कासलीवाल भी थे। इनके सहयोगी थे बाबा हरिचंद के रामकरण जोशी और गुलाबचंद कासलीवाल भी थे। तो ये मोर्चा के नेता नहीं थे, वो आपके दाऊदयाल आचार्य नहीं थे। ऑप्शन 2 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका देलवाड़ा का आदिनाथ अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो देलवाड़ा का जो आदिनाथ अपूर्व मंदिर है वो आपका विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। जैन मंदिर 11वीं और 13वीं सदी के बीच विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। वास्तुपाल तेजपाल थे इनके। आपका अगला सवाल है निवोरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो निवोरी नामक आभूषण है वो आपका गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। गले का आभूषण है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। निवोरी नामक आभूषण है वो गले का आभूषण पहना जाता है। गले के अन्य आभूषण है तुलसी है, मटरमाला है, हुस्सी है, कंठी है, हार, हालर, हालरो, मादलिया, मंगलसूत्र, तिमड़िया, अमेल, चंपाकली, पंचकली, मंडली आदि इनके गले के आभूषण है। गले के आभूषण है वो आपके निम्न दे रखे हैं। अगला सवाल है आपका निम्न में से किसने ईश्वरी विलास महाकाव्य लिखा था? शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट, मधुसूदन ओझा। तो ईश्वरी विलास महाकाव्य लिखा था वो आपका कृष्ण भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कविता शैली में जयपुर और यहाँ के राजपुरुषों के बारे में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। जयपुर के इतिहास ग्रंथ है ईश्वरी विलास महाकाव्य। इसकी मूल पांडुलिपि सिटी पैलेस चंद्र महल जयपुर के पोथी खाने में रखी हुई है। अगला सवाल है आपका नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है कौन सा है? घूमर, बालर, गवरी, गैर। तो जिस बालर नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है। संगीत की धीमी गति के साथ किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बालर नृत्य गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। गरासिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है बालक मामा जगा। बालक मामा जगा ये गरासिया जनजाति की प्रमुख नृत्यों की ट्रिक है जिसमें
बाला नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, धीमी गति में किया जाता है। यह नृत्य युगल नृत्य है। युगल नृत्य है। भारत सरकार ने बाला नृत्य पर डाक टिकट भी जारी किया है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, राजस्थान शासन सचिवालय की 1949 में ही की गई थी। राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राज्य एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया था। ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 53 की कोई एक बात की व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा निर्वासित नहीं किया जा सकता। निर्वासित नहीं किया जा सकता। निर्वाचित किया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। ये तीनों ही सही हैं, तो एबीसी तीनों सही है, तो एबीसी तीनों सही है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 165(1), 165(1) का, 164(5), 164(1) का। तो अनुच्छेद 164 के खंड 1 क में दे रखा है यह प्रावधान। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। 164 के खंड 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन 4 होगा आपका सही जवाब। 4 होगा दोस्तों सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 199(1) के उपखंड क से उपखंड च में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः प्रस्तावित किया जाएगा। परंतु किसी दूसरा दे रखा है आपका, परंतु किसी घर के कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। और 2 करके हैं, तो इसमें आपका सही जवाब बनेगा, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? 20, 21, 22, 23। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका 22। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करें। श्री कृष्णपुरी, श्री के.एन. ब्रह्मण्यम, श्री बी.जी. राव, श्री भगत सिंह मेहता। तो इनके कार्यकाल के सही अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। पूर्व मुख्य सचिवों को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इनमें पूर्व मुख्य सचिव हुए थे, इनका कार्यकाल हो जाएगा। पहले आया था बी.जी. राव, 1953 से 1954 तक रहे थे बी.जी. राव। फिर कृष्णपुरी रहे थे 1954 से 57 तक। के.एन. सुब्रमण्यम 57 से 58 तक। भगवती सिंह मेहता 58 से 64 तक, 58 से 64 तक रहे। तो इसमें आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन 3 बनेगा, CABD। CABD आपका सही जवाब बनेगा। आपका अगला सवाल है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है वो आपका अनुच्छेद 243 के सबक्लोज क में किया गया है। 243 सबक्लोज क में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? तो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो आपके गुलामचंद कटारिया थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर होता है वो मुख्यमंत्री के परामर्श से वरिष्ठ निर्वाचित विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना होता है। यह वास्तविक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक प्रोटेम स्पीकर अस्थायी पद पर बना रहता है। प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो संग्राम सिंह थे और 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो आपके गुलाबचंद कटारिया और 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ थे। कालीचरण सर्राफ थे 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। अगला सवाल दे रखा है आपका, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अधिवेशन में गणपूर्ति का प्रावधान दे रखा है वो आपका अनुच्छेद 189(3) में दे रखा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 में जारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? करंट के परिपेक्ष में आया था तो उस समय आपका जवाब था, उस समय का आपका जवाब हो जाएगा इसमें एस्पायर्स। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। करंट के परिपेक्ष में आया था। आगे बढ़ते हैं, ये भी करंट का था और भी आगे बढ़ते हैं, ये भी करंट के परिपेक्ष में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान का सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया? 22 जुलाई 2022, 25 अप्रैल 2022, 22 अक्टूबर 2022, 22 अप्रैल 2022। तो इसमें 25 अप्रैल 2022 ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। करंट के परिपेक्ष में पूछे गए थे सवाल। अगला भी करंट के परिपेक्ष में कि 2022 में राजस्थान रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं किया गया था? तो 2022 का था ये रत्न पुरस्कार। 2022 में नहीं दिया गया था, वो आपका किस किस को दिया गया था? 2022 में रत्न पुरस्कार वो दिया गया था आपको CN काप निजाम को दिया गया था, KC मालू को दिया गया था, अनिल अग्रवाल को दिया गया था, लेकिन अरविंद मायाराम को नहीं दिया गया था। ऑप्शन 3 उसमें जवाब सही बनेगा इसका, ऑप्शन 3 करंट के परिपेक्ष में था। अगला सवाल चलते हैं, ये भी करंट के परिपेक्ष में था कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहाँ किया गया था? तो मार्च में आयोजन किया गया था वो आपका आयोजन किया गया था जोधपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जोधपुर में किया गया था। करंट के परिपेक्ष में आया था। अगला सवाल है आपका, राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है? 4, 3, 2, 5। तो 2020 की में कलश योजना के तहत अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने जाने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई गई। इस योजना की नोडल एजेंसी देवस्थान विभाग है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा था? ये करंट के परिपेक्ष में था। तो इनोवेशन निर्माण के लिए चयनित शहर था वो आपका चयनित शहर था कोटा था। अगला सवाल है आपका, वो भी करंट के परिपेक्ष में ही आया था कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? करंट के परिपेक्ष में पूछा गया था। तो राजस्थान के उस समय 14 फरवरी 2023 की स्थिति में जो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त थे वो आपके MD करौनी थे। कौन थे? वो आपके देवेंद्र भूषण गुप्ता थे। सॉरी, MD करौनी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब
होगा। अगला सवाल था आपका, राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री दिव्यांग विश्वविद्यालय, राजीव गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो राजस्थान में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण एवं शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम है, वो है आपका बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाबा आमटे विश्वविद्यालय वो जयपुर में संचालित है। अगला सवाल है आपका, हाल ही में वर्ष 2022 करंट के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था, चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में आरंभ किया गया था। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था? ये करंट के परिप्रेक्ष्य में था, तो इसका जवाब था आपका 480 था। अगला सवाल है आपका, वो भी करंट के परिप्रेक्ष्य में आया था दोस्तों। अगला सवाल भी करंट के ही परिप्रेक्ष्य में आया था कि इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता था? तो सबसे बड़ा योगदान करता था वो आपका था चीन। उस समय करंट के परिप्रेक्ष्य में आया था दोस्तों। तो जो करंट के सवाल हैं उनको छोड़ दें, इसका आंसर हम बता रहे हैं करंट के सवालों का। वैसे तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कथन दे रखे हैं दोस्तों, उन पर विचार करना है और देखनी कौन कौन से कथन सत्य हैं, विकल्प सही करना है। तो संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्य की नियम 1951 पारित नहीं, ये गलत है। तो केवल एक सही है, तो इसमें आपका सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन 1 में दे रखा है, केवल एक सही है, 2 असत्य है, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विश्व के निम्नलिखित महासागरों को उनके क्षेत्रफल की दृष्टि का अवरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। विश्व के जो महासागर दे रखे हैं उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इंडियन महासागर, अटलांटिक महासागर, इनको क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर है, फिर अटलांटिक महासागर है, उसके बाद इंडियन महासागर है, आर्कटिक महासागर है। इंडियन महासागर को हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब बनेगा। सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उसका। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोसेक्स 2022 के अनुसार करंट के परिप्रेक्ष्य में आया था दोस्तों, उनको अवरोही क्रम में पूछा है जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या में। तो उस समय आंसर था आपका बांग्लादेश, ब्राजील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 था। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध है जिसमें पछुआ पवनों की दिशा रहती है वो आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा रहती है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के 2 गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहने वाली स्थायी हवाओं को उनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। अगला सवाल है आपका, 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया था? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो 2002 में वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम को आयोग को गठित किया गया था, वो आपका गठित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। पर्वत शिखर दे रखे हैं, ऊंचाई दे रखी है। नंदा देवी, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो इनकी ऊंचाई के अनुसार सम्मिलित करना है दोस्तों। तो नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई है आपकी 78 तो 17,
ए का हो जाएगा 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी 2 आपका सही जवाब बनेगा। गंगोत्री की है वो आपकी 6510 है। बद्रीनाथ की 7138 है। केदारनाथ की 6945 है। सही जवाब है 3142। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है? एल नीनो क्या है? एक धारा है, एक वायु धारा है जिसका पूछा है, जल धारा है जिससे संबंध नहीं है, ये कथन दे रखे हैं। यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है, ये तो सही है दोस्तों, चलती है। यह एक सक्रिय गर्म समुद्र जलधारा, गर्म समुद्र जलधारा है, बिल्कुल सही है। यह चक्रवाती मौसम को जन्म नहीं, यह चक्रवाती मौसम को जन्म नहीं देती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब होगा वो आपका, इसमें नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन 3 बनेगा आपका सही जवाब। भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, ये भी सही है। तो एल नीनो है वो चक्रवाती मौसम को जन्म नहीं देती है। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? झेलम, सतलज, चिनाब, रावी। तो भारत का उद्गम नहीं है वो आपका सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम है वो राक्षस तालाब तिब्बत से होता है, सितकला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अन्य नदियों का उद्गम झेलम है जिसका उद्गम बहरीनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है और रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है। अगला सवाल है आपका, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रसिद्ध वन आवरण है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। तो उस समय था 2021 में वो आपका मिजोरम में था, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। तो झरिया कोयला खान है वो आपकी झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है कोयले की खान, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। झरिया कोयला खान है आपकी झारखंड राज्य में धनबाद जिले में स्थित है। यह कोयला क्षेत्र दामोदर और नदी घाटी में स्थित है, लगभग 1 से 10 वर्ग मील में फैला है और कोक के लिए उपयुक्त बिटुमेन्स कोयला पैदा करता है। आपका अगला सवाल है, कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु सीएसीपी कतिपय कारकों पर विचार करता है। निम्नलिखित में से उन कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया कौन कौन से हैं? उत्पादन लागत, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, पिछले 3 वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों का औसत, मांग पूर्ति की दशाएं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका पिछले 3 वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की औसत, ये शामिल नहीं है, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें शामिल हैं वो आपके हैं मांग और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, उत्पादन की लागत पर लाभ का न्यूनतम 50% और उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी के संभावित प्रभाव, ये सभी इस पर ध्यान रखते हैं एमएसपी के लागत मूल्य पर। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। नवीन आर्थिक नीति 1951 में निजीकरण का मुख्य मार्ग निवेश रहा है। मुख्य मार्ग निवेश रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना है, ये भी सही है। तो दोनों ही सत्य हैं, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग 8 मूल या कोर उद्योगों के सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? खाद, कोयला, सीमेंट, होटल एवं परिवहन। तो इसमें सम्मिलित नहीं है वो आपका नहीं है होटल एवं परिवहन, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 कोर उद्योग
का मासिक सूचकांक एक उत्पादन मात्रा सूचकांक है। ICI चयनित 8 कोर उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली इसमें शामिल है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से वस्तु का भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यातों के हिस्से के रूप में वर्ष 2018 में सर्वाधिक रहा। बुना हुआ सूती कपड़ा, मसाले, चावल, मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर। तो इसमें आपका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा चावल। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की घोषणा कर सकता था? धारा 41, धारा 102, धारा 126, धारा 204। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 35 में कुल 321 धाराएं दे रखी थी। कितनी थी? 321 धाराएं थी, जिसमें धारा 102 के तहत जो गवर्नर जनरल को आपातकाल की शक्तियां दी गई थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है आपका, भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चयन करें। भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में सम्मिलित है। करंट के परिप्रेक्ष्य में आया था दोस्तों ये क्वेश्चन, उस समय करंट के परिप्रेक्ष्य में आया था, तो इसमें तो आपका ये सही था। और 2020 के सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले विदेशी पर्यटन प्रत्यक्ष विनियोग का सर्वाधिक प्राप्त करता है, ये भी सही था। कोविड के कारण सेवा क्षेत्र का भारत के सकल मूल्य संवर्धन में हिस्सा वर्ष 2020 में 50% नीचे गिर गया था, ये गलत था। तो इसमें ए और बी दोनों सही थे। ये करंट के परिप्रेक्ष्य में आया था। ऑप्शन 2 सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई थी? तो अध्यादेश जारी करने की गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम 1861 में दी गई थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत कथन है। पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई थी, ये तो सही है। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ये भी सही है। 1 और 2 तो सही है दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा दे रखा है आपका, केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया था, ये भी सही है। गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना नहीं, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं। ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब था। अगला सवाल है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया? नागपुर, मद्रास, लाहौर, लखनऊ। तो कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब था। अगला सवाल है आपका, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता ने। तो 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा हंसा मेहता के द्वारा भेंट किया गया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। एवं प्रस्ताव स्वीकृति के साथ माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस बात में कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) सबक्लोज क के अधीन मूल अधिकार है? तो ये दिया गया था आपका भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद 2004 में किया गया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। आपका अगला सवाल है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों कि अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा नहीं। 39 क में तो दे रखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये परिभाषा दे रखी है अनुच्छेद 39 क में, तो ये तो गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ये भी सही है। तो ए और सी सही है, इसमें ए और सी सही है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब बनेगा। ए और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। यहाँ से आगे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में सॉल्व कराएंगे कल की वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों, और लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे क्या वो भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें एग्जाम तक। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।